हम कैसे बच्चों की लर्निंग आउटपुट ग्रो कर सकते हैं। सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन के बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ डिस्कस हुआ था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। One more point. मॉर्निंग मीटिंग्स के बारे में बताया गया था और मॉर्निंग मीटिंग इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि बच्चे और टीचर दोनों का कक्षा प्रारंभ होने से, उस दिन की पूरी कक्षा प्रारंभ होने से पहले उनका पॉजिटिव मूड सेट करता है। और उस मॉर्निंग मीटिंग्स के दौरान बच्चे जो हमारे RISC है उससे संबंधित भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समय का पालन करना, ये सारी वैल्यूज भी बच्चे सीखते हैं। होल स्कूल फॉलो करें। आपके पास एक पेपर है, सबके पास? या तो अपने एसएल जर्नल्स का लास्ट पेज जो ब्लैंक पेज है उस पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ब्लैंक पेज हमें खोलना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको ये ब्लैंक पेज आपके एसएल जर्नल के लास्ट में है, आपको चाहिए? और ये एक साइलेंट एक्टिविटी रहेगी। इसमें मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपको वो फॉलो करने हैं। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपने ब्लैंक पेज खोल लिया है और आप एक्टिविटी के लिए रेडी हैं। I can see Team Singapore is ready. Thank you, Team Japan. Alright, I can see all the teams are ready now. तो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आपको वो फॉलो करने हैं। सर एक पेज दे देना। जी। एक लाइन बनाएं। जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ बस उतना ही सुन के जो आपके मन में आ रहा है वो ड्रॉ करेंगे। एक लाइन बनाएं। लाइन के दूसरे सिरे से एक और लाइन बनाएं। डन? क्या आप सब अपने शीट फ्लैश करके मुझे दिखा सकते हैं सबने क्या बनाया? और राइट। ओके, आपने ये बनाया, आपने ये बनाया, आपने ये बनाया। अरे जी, ये कैसे हो गया? वो देखिए ब्लैक फ्री है। जी, ठीक है। टीचर एक, इंस्ट्रक्शन एक, रिजल्ट अलग। सबके देखिए मैं सबके पेजेस में अलग अलग कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अब सेकंड पार्ट इस एक्टिविटी का। मैडम कारण तो पूछ लीजिए। हाँ जी। इनका पेज ब्लैंक है क्योंकि उन्होंने कहा जैसे इंस्ट्रक्शन वैसे चीज। अरे वाह, क्या बात है। सर आप तो सीधा कलेक्शन पे पहुंचते हैं। अभी मैं सेकंड एक्टिविटी के बाद उस कलेक्शन लाइन बनाएंगे। एक लेटी हुई लाइन बनाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट से दो लाइन नीचे की ओर खींचें, वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों एंड से वर्टिकल लाइन नीचे खींचें। एंड पॉइंट से नीचे की तरफ खींचे। अब इन दोनों लाइंस के ठीक बीच में एक स्क्वायर बनाएं। स्क्वायर बस। अब जो पहले लेटी हुई लाइन बनाई थी उसको बेस लेकर उसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाएं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो सबसे पहले बनाई थी उसको बेस लेकर उसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाएं। ये आपको भी क्या दिखाई दे रहा है? एक हार्ट बन गया। और अब मैं देख सकती हूँ ज्यादातर सबके चित्र जो है वो लगभग सेम दिख रहे हैं। साइज आपने नहीं बताया तो साइज अलग है। साइज अलग है, किसी का हार्ट बड़ा, किसी साइज मैंने नहीं स्पेसिफाई किया था, बट सबका एक थोड़ा बहुत एंड है। जैसे सर पहले वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस था, ये तो क्लियर इंस्ट्रक्शन था, है ना, कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल लाइन का बेस था। तो अब हमने देखा मैंने सेम ड्राइंग के लिए दो इंस्ट्रक्शंस दिए। एक इंस्ट्रक्शन सेट 1 था, दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। क्या अंतर था इसमें? पहले इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं थे, बाद में इंस्ट्रक्शन क्लियर। तो आप लोगों के लिए जो बना रहे थे दोनों अनुभवों में से आपके लिए कौन सा अनुभव बेहतर था? क्योंकि वो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस थे। तो शिल्पर आपके सत्र को आगे बढ़ाएंगे। So, एक लेसन प्लान में अगर आप देखें तो मोस्टली इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्शंस। हम बच्चों को क्या करने के लिए कहेंगे, राइट? अगर हम कहते हैं कि किताब खोलो और पढ़ना शुरू कर दो तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि चैप्टर 7 का दूसरा पैराग्राफ छोड़ के तीसरे पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करिए और
वहां से जो शब्द आपको समझ में नहीं आए वो लिखना शुरू करिए, और ये शब्द जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर ये शब्द आपको समझ में नहीं आया तो उसको अंडरलाइन करिए। सो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि लेसन प्लान एक्चुअली में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगा या नहीं। और इस बात पर शायद टीचर्स हर समय ध्यान नहीं देते, क्योंकि टीचर का काम है मुझे तो पढ़ाना, अपना टॉपिक पढ़ाना है, पढ़ा दो, ऑब्जेक्टिव लेसन ऑब्जेक्टिव मीट करना। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेसन प्लान चाहे वो कितना भी क्यों ना बना ले, अगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे तो वो लेसन प्लान बनाने का कोई फायदा ही नहीं, राइट? तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्या है। देखिए, शायद ये चीज समझने में बहुत आसान है, जो हमने अभी एक्सरसाइज किया वो तो समझ गए, लेकिन किसी और को जब सिखाने जाएंगे, किसी और को जब आप कहेंगे कि गाड़ी चलाओ, तो उसको आपको बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। उसको बताना पड़ेगा कि पहले चाबी घुमाओ, फिर एक पैर को एक्सीलरेटर के ऊपर रखो, दूसरे पैर को क्लच के ऊपर रखो, फिर गियर चेंज करो, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर को छोड़ो, फिर क्लच दबाओ, फिर गियर चेंज करो। अगर ये स्टेप्स आपने फॉलो नहीं किए तो गाड़ी रुक जाएगी। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस इज आल्सो लाइक दैट। आपने अगर एक साथ बहुत कुछ बोल दिया तो वो लेसन प्लान फेल हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस चेंज करो is the main agenda of this session। स्पष्ट निर्देश को गहराई से जानना और उनका कक्षा में प्रयोग करना। लेकिन this is not enough, but we also need to know कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल उपासना जी ने आपसे पूछा था कि हम समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप 1 to 5 में कहिए कि 5 है या 1 है या 2 है या 3 है, राइट? एंड देयर आर वेरियस वेज ऑफ फाइंडिंग आउट कि किस तरह से हमें पता चलता है क्लास में, कक्षा में, कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट? सो ये दो मेन एजेंडा है। इन द नेक्स्ट मे बी 1 hour, ठीक है? क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्या? आज हमने आइसक्रीम से तो इस्तेमाल नहीं किया। एसके गुप्ता। गैर शैक्षणिक कार्यों से संबंधित दिशा निर्देश, दूसरा विवरण जिसे उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इसका हुक क्या था इस सेशन का? इस सेशन का हुक क्या था? शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कार्यों से संबंधित दिशा निर्देश। सर, ये कक्षा में किस तरह मदद करने अच्छा, पाठ या गतिविधि की सफलता को बढ़ाना, चांसेस को बढ़ाना। सो इन द नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट रितु डिड, विद्यार्थियों के समय का बेहतर प्रयोग, वहाँ फोकस जहाँ जरूरत है। थैंक यू। सो क्लियर इंस्ट्रक्शन से समय बर्बाद नहीं होता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है तो बच्चा क्या करता है? को आसान बनाना, राइट? और वो पॉजिटिव ही होगा। अगर हर बच्चे को मालूम है कि इसको क्या करना है तो वो पॉजिटिव ही होगा, वो उस तरह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, राइट? ग्रेट। लाइन खींचिए। तो मैंने मनोरमा मैम को देखा, एक लंबा लाइन खींच लिया उन्होंने, और तेजान सिंह सर ने ऐसे खींचा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में भी उसने कहा कि लाइन खींचिए, तो उसने बोला कि लेटी हुई लाइन खींचे, राइट? उसके बाद उन्होंने क्या कहा? वैन का तो था ही नहीं, वो अभी करना था आपको, राइट? डू इट नाउ। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में कौन सी ऐसी स्पेसिफिक थी जिसमें आपने कोई गलती नहीं की? राइट, दैट वाज ऑब्जर्व। So when I am giving instruction, it's very important that these 4 points are there, followed by every student. हर बच्चा इसको फॉलो कर पाए, राइट? आप जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं क्लास में, कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है कि यार जब मैंने इंस्ट्रक्शन दिए तो हमको समझ में नहीं आया? वो होगा, हम सभी टीचर थे, राइट? I mean,
मैं एक टॉपिक पढ़ाया करता था, सिमिलैरिटीज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन स्टेट एंड सेंटर। मैं सोशल साइंस टीचर था, सो हर बार जब मैं पढ़ाता था उसको ये नहीं समझ में आता था कि सीएम और पीएम में अंतर क्या है। 9th के बच्चे हैं, सीएम पीएम में अंतर क्या है? It became clear only when I made a chart, और उस चार्ट में एक एक करके मैंने कंपैरिजन दिखाया और बोला कि भैया ये है। फिर भी समझ में नहीं आया। जब मैंने न्यूज़पेपर आके दिखाया कि देखो सीएम का इलेक्शन हुआ, ये हुआ, और 5 साल बाद आपका पीएम का इलेक्शन होगा, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड अनलेस वी गिव देम वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस। और ये मुझे समझाने में बहुत समय लगा, मुझे रोल प्ले भी करना पड़ा, राइट? And there are lots of topics like that जहाँ पे their instructions के followed and finally the sequential and broken down, right? So एक sequence में हमने सुना देती हुई लाइन, दो एंड पॉइंट से नीचे, इन दोनों लाइन के बीच में एक वर्ग बनाए, और फिर, और यहाँ पे थोड़ा शायद अनक्लियर था इंस्ट्रक्शन, हमने कहा कि त्रिभुज के बेस को लेते हुए एक, सॉरी, लेटी हुई लाइन को बेस लेते हुए आप त्रिभुज बनाइए। सो हाँ, सो बेस है, दोनों एंड पॉइंट को लेके जो बेस बनता है, लेकिन शायद कुछ लोगों ने उसी के ऊपर एक त्रिभुज बनाया लेकिन एंड पॉइंट्स को लेके नहीं बनाया, पूरा लाइन को बेस नहीं बनाया, इसीलिए अलग हो गया। नीचे ऊपर भी बन सकता था, वो भी क्लियर। हाँ, नीचे ऊपर भी बन सकता था, आपने ये बोला। नहीं सर, उन्होंने कहा था लेटी लाइन को बेस बनाए। हाँ, नीचे भी हो सकता है, देखिए नीचे भी बन सकता था, लेकिन किसी ने बनाया नहीं। अच्छा, आपने बनाया। That's out of the box thinking कि आपने बनाया। बोला था ऊपर बनाया। अच्छा, बोला था आपने ऊपर बनाया। अरे सर, सॉरी, तिरछा भी बन सकता था। बेस त्रिभुज, वो त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बोला आपने, है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कहते हैं उसे हिंदी में? ये नहीं बताया आपने। हाँ, कीपिंग इन माइंड की इंस्ट्रक्शन कैसे हम क्लियर बना सकते हैं। सेंटेंसेस होंगे और उस सेंटेंसेस को आपको कहना है कि कौन सा सही इंस्ट्रक्शन है, कौन सा गलत इंस्ट्रक्शन है। और इस वक्त हम आइसक्रीम स्टिक्स उठाएंगे। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप चुप रहिएगा। आइसक्रीम स्टिक पे जिसका नाम आएगा वही बताएगा। पेज 61 पर जाइए और प्रश्न के हल करें, और पेज 61 पर जाइए और प्रश्न 3 को कल सिखाए गए बॉडमास के फॉर्मूला की मदद से हल करें। नाम है निर्देश इंस्ट्रक्शन 61 पे सॉरी, कौन सा वाला बेटर स्टेटमेंट है? सेकंड वन इज बेटर, क्योंकि स्पेसिफिक कर रहा है वो प्रश्न 3 को कैसे हल करना है, ये भी बता रहा है कि बॉडमास फॉर्मूला की मदद से हल करें। क्या करना है और कैसे करना है, दोनों चीजें बता रहा है। क्या करना है और कैसे करना है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट इज मोर क्लियर। ओके, लेट्स सी। अरे संगीता मैम, ये वाला सही है गलत है? आपने बोला सही है। ये सही है, ये भी क्रॉस आएगा, राइट। ये सही है। सॉरी। ओके संगीता मैम, 100 मार्क्स। चलिए अब हम टेबल को, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट होंगे आपके सामने। पेज 61 पर जाइए और प्रश्न 3 को कल सिखाए गए बॉडमास के फॉर्मूला की मदद से हल करके कल सुबह बाकी के गृह कार्य के साथ मेरी टेबल पर सबमिट करें। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, पेज 61 पर जाइए और प्रश्न 3 को कल सिखाए गए बॉडमास के फॉर्मूला की मदद से हल करें। इसे करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। ओके, मोर क्लियर। दोनों क्लियर लग रहा है इसमें। उधर हाँ, क्यों कल सुबह कब करना है? कल सुबह लग रहा है इनको। बस उसमें टाइम इसमें दिया है 2 मिनट का समय है, आपके पास 2 मिनट का समय है। और वो कल सुबह तक कर सकते हैं। इसमें कल सुबह दोनों में टाइम, दोनों
आपका उत्तर क्या था? दोनों ठीक है, सही है। ओके, चलिए आप। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि उसमें टाइम ये दिया हुआ है करना कब है। दूसरे स्टेटमेंट में करना कब नहीं बताया है, कितना टाइम है आपके पास ये बताया गया है। दूसरा गलत है, पहला सही है। जो पूछा गया है कब करना है हेडिंग, उसके अनुसार पहला सही है। कब करना भाई उसमें भी तो दे रहा आप मुझे दोनों सही लग रहे हैं। दोनों सही लग रहे हैं। फर्स्ट वाला तो है कि कल सुबह करना है, इसमें लग रहा है कि तत्काल करना है। तत्काल करना है और कल सुबह करना है, दोनों समय है। वेरी गुड। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है। एक में वो डायरेक्शंस दे रहा है कि वो होमवर्क के लिए कल आपको आके दिखाना है, और एक वो प्रोजेक्ट क्लास वर्क है कि अभी आपको करके देना है। कि आपका समय शुरू होता है अब, नहीं तो गलत। आपके पास 2 मिनट का समय है। मेरे हिसाब से दूसरा ज्यादा सही है। पहले में ये लिखा है कल सुबह बाकी के गृह कार्य था सबमिट करें, चाहे आज आधी रात को करो तुम, चाहे कल सुबह 4 बजे उठ के करो। मेरे हिसाब से ये है। और दूसरे में आपके पास 2 मिनट का समय है, तो शायद अभी करंट स्थिति से रिलेटेड है। बच्चे के हिसाब से टू डू। दूसरा वाला भी गलत है। सही है। It's about clear instructions when to do. Right? क्लास का होमवर्क शायद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल स्पेसिफिक कि लेटी हुई लाइन के दोनों एंड से एक नीचे की तरफ लाइन खींचे। अपने साथी के लेख में चेक करें कि सर्वनाम का संजीव शर्मा सर। इसमें स्पेसिफिकली देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है कि सर्वनाम का प्रयोग सही हुआ है, इसको चेक करना। व्याकरण में बहुत सारी चीजें हैं, क्या चेक करेंगे, इसमें बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो पहला वाला सही है, सर्वनाम चेक करें। ओके। और दूसरा वाला गलत है। लाइन नीचे खींची गई है और बीच में एक वर्ग बनाया गया है, और हमारे स्टेटमेंट है जब मैं 3 तक गिनती समाप्त करूं तो आप अपनी कॉपी बंद करके बैठ जाएं। और दूसरा वाला स्टेटमेंट है जब मैं 3 तक गिनती समाप्त करूं तो आप कहानी के अंत के बारे में सोचते हुए लिखें। पहला स्टेटमेंट जब मैं 3 तक गिनती समाप्त करूं तो आप अपनी कॉपी बंद करके बैठ जाएं। तो इसमें पहला वाला सही है और दूसरा वाला स्पष्ट नहीं है। कैसे? ये वाला स्पष्ट नहीं है, वो वाला स्पष्ट है। ऑब्जर्वेबल है या नहीं? नहीं है, सेकंड में नहीं है। दूसरा नहीं। पहला वाला ऑब्जर्वेबल नहीं है, सेकंड में है। ये है और ये वाला दूसरा वाला नहीं। सोचते हुए देखेंगे कैसे, सोचने को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे सोचते हुए देखेंगे कर सकते हैं। नॉलेज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, राइट? उसी तरह से हम सोचने को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये डिस्टर्ब है। चलिए, अब तो समझ गया ना सर? लर्निंग आउटकम देखना चाहिए, समझ और नॉलेज नहीं। पहले आप कल की फीडबैक का करेक्शन करेंगे, संशोधन करेंगे, फिर आप पार्ट 3 के पहले पेज को अपने साथी के साथ वॉल्यूम लेवल 2 में पढ़ेंगे। वॉल्यूम लेवल 2 पे पढ़ेंगे क्या? वो मैं माइक्रोफोन का जो वॉल्यूम है वो 2 में करूँ। दूसरा पार्ट
So I think we haven't spoken about, हमने इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन एक प्रोसेस है जिसमें कभी-कभी जब हम अटेंशन ग्रैबर करते हैं तो हम अलग-अलग वॉल्यूम में बोलते हैं, तो उसका भी एक असर पड़ता है बच्चों पे। तो वॉल्यूम लेवल सब 1 2 3 में कर सकते हैं। तो या कल के पार्ट को करेक्शन करें। करेक्शन करेंगे, फिर आप पार्ट 3 के पहले पेज को अपने साथी के साथ वॉल्यूम लेवल 2 में पढ़ेंगे। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्पष्ट स्टेटमेंट है, क्रमबद्ध और हिस्सों में दिया हुआ है। और आप सभी अपने साथी के साथ पार्ट 3 पढ़ें और साथ ही कल के पार्ट का करेक्शन करें। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि उसमें एकदम चरण स्पष्ट नहीं है। के शब्दों का उपयोग होता है तो पता चल जाता है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या है। थैंक यू। की फीडबैक का करेक्शन करें। फिर आप पार्ट 3 के पहले पेज को अपने साथी के साथ वॉल्यूम लेवल 2 में पढ़ेंगे। कॉन्साइज। दूसरा कहता है पहले आप कल की फीडबैक का करेक्शन करें, फिर आप पार्ट 3 के पेज को अपने साथी के साथ वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद पार्ट 3 के प्रश्नों को अकेले हल करके अगले पेज को अकेले पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से पहला वाला जो वक्तव्य है वो कॉन्साइज है और स्पष्ट है, मेरे लिए अगर लागू होता है तो। और दूसरा जो है वो संक्षिप्त न होते हुए इलैबोरेट हो गया, जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। अपने ग्रुप में चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के कुछ प्रश्न, क्लियर इंस्ट्रक्शंस आप उसी लेसन प्लान्स में ऐड कर दीजिए, सो दैट वी कैन चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओ सॉरी, एक मिनट, वर्क टाइम अभी नहीं शुरू होगा। देयर इज अ राइट, एक मिनट। एक मिनट। सो ओके, सॉरी, लेसन प्लान में हम बाद में जाएंगे। ये एक वर्क टाइम है सभी ग्रुप्स के लिए। Today we are going to practice nouns using our notes from the last class. Open your English textbooks and start working on the questions. ये पूरा पढ़िए और इसको इस्तेमाल करते हुए, और 5 जो पॉइंट्स हमने पहले किए हैं कि what to do, क्या और कब, when to do, specific विशिष्ट, और जो दिखे और जो संक्षिप्त हो, और एक सीक्वेंस और broken down in different parts। इस पूरे इंस्ट्रक्शन को आप इस तरह से बनाइए और शेयर करिए। बहुत छोटा सा काम है, so that we are able to in 2 minutes। आपको दिख रहा है जो इस तरह जो दिखा, हाँ वही आपको करना है ना, वो 5 उसमें। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी को, जो अभी इससे पहले एक क्विज किया था। हाँ जी, एक मिनट मैम, जस्ट अ मिनट। हमने इससे पहले एक क्विज किया था जिसमें हमने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, और इस सत्र के शुरू से हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। वो हम समझने की कोशिश करें कि क्लियर क्या है, ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। जब हम इस स्लाइड पे आए तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा इंस्ट्रक्शन सही नहीं था, ठीक है ना, अनक्लियर था, सही नहीं, अनक्लियर था, स्पष्ट नहीं। सो मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकूं, ठीक है। ओके, ये है स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस के 5 पहलू, ठीक है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू।
और हर इंस्ट्रक्शंस के कब करना है वो भी उसमें होना चाहिए। बहुत विशिष्ट क्या करना है, स्पेसिफिक, कि दोनों लाइन के एक उस लेटी हुई लाइन के एंड पॉइंट से नीचे की तरफ लाइन खींच। ऑब्जर्वेबल जो दिखता है कॉन्साइज और सीक्वेंस में, ये आपके 5 स्टेप्स हैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने के। जब भी हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमको ये 5 स्टेप्स याद रखना। अब ये एक पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको अपने ग्रुप में इस इंस्ट्रक्शन को इस तरह से क्लियर करना है ताकि ये 5 स्टेप्स जो यहां पे लिखे हुए हैं वो इंक्लूड हो, जो हर बच्चा क्लास में समझ जाए, ठीक है। Am I clear now? कोई बताया कि क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? आपको बताइए क्या करना है आपको? ये जो इंस्ट्रक्शन जो आपने जो बताया है उसके अनुसार जो बिंदु लिखे हैं, बिंदु के क्रम में इसको शॉर्ट में करके उन बिंदुओं में सेटअप करना है पूरे निर्देश ताकि उनको पढ़कर समझ सके जल्दी से। ये एक प्रैक्टिस टाइम है जहां पे हम इस पूरे इंस्ट्रक्शन को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल्स, कि इन पहलुओं को देखते हुए इस इंस्ट्रक्शन को हम क्लियर करेंगे। ठीक है अनिता मैम? ठीक है, ओके, हो जाती है। And we will listen to the volunteer who is saying it and try and understand कि क्या इसको और ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए इस पे ना सही गलत, मैं दोबारा कहूँगा कि सही गलत से भी ज़्यादा स्पष्ट कौन सा ज़्यादा है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे अभी हुआ कि स्पष्ट नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, फिर दोबारा जाके मुझे स्पष्ट करना पड़ा, तो वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर स्पष्ट क्या कर सकते हैं वो हम सुन लें। पवन जी आप कुछ कह रहे हैं? अभी जो ये लेसन पॉइंट्स हैं इंस्ट्रक्शंस के, उसमें मैंने बनाया है इंस्ट्रक्शन ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 41, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 and 4, you have 2 minutes for each question. After you have done, I will check your answers after 4 minutes. Okay. Open your textbooks, page number बताया आपने 41. On that page there are solve question 3 and 4, and for each question you have got 2 minutes to complete the work, and then I will check your answers after 4 minutes. Yes. Okay. Open your English textbook, lesson 4, last read in the class, and write answer of the question number 5 on noun in 5 minutes. Okay. दोनों स्टेटमेंट्स क्या करना है समझ में आ गया? इसको थोड़ा कंसाइज पे बनाने पर ज़्यादा जोर देते हुए we are going to practice noun by working on the questions of English textbook. After you are done, check each other's answers. You have 5 minutes only. बाकी उन्हें पेज नंबर डाले, आपने टेक्स्ट बुक के नाम से निकाला। आप कुछ करेंगे? आपने जो दिया था हमने उसमें से कैटेगराइज कर दिया, हमने उसमें से कैटेगराइज कर दिया सर। मैं आपने जो पैराग्राफ दिया था हमने उसमें से कैटेगराइज कर दिया है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में आता है।
Like what to do, practice nouns. How to do, using your notes from last class. And when to do, today. Specific क्या है इसमें कि working on questions in 5 minutes. Working on questions, sorry, this is specific. Observable है कि check. Good. Anyways, ठीक है, सबका अपना अपना interpretation है, but I think the main point that is being passed on is that clarity of instruction is very important. I'm not sure I am right or wrong, but you can correct me, please. In this particular matter, right and wrong. Okay. Sorry. थोड़ा 90% correct हो तो. Open your English textbook, lesson 4, page 14. Do question number 4 and 5 of practicing noun. After you are done, exchange your copies with your left partner. 6. Second दिया है, do first 3 question of page number 25 in 30 minutes. After 30 minutes, check answer of your partner, left partner. I will observe this activity after 30 minutes. Thank you. Shall we move ahead? हाँ जी, हाँ जी, कहिए सर। सबने जो अपना टाइम था 5 मिनट्स उसको डिवाइड कर दिया है 20 सेकेंड 30 सेकेंड। क्या जो टीचर है वो ऑब्जर्व कर पाएगा कि 30 सेकेंड में उसने कर लिया कंप्लीट, अब वो दूसरे पार्ट पे चला गया है? जब वो 5 मिनट पहले से डिसाइडेड है तो उसमें अपन ऐड ऑन करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्या? वेद प्रकाश जी, आपने प्रश्न ये पूछा है कि अगर हम इस 5 मिनट को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं तो टीचर क्या करेगा? वो हर बच्चे के पास जाएगा, कैसे करेगा? देखिए, जैसे पवन जी ने भी कहा कि 2 मिनट का समय है, 2 मिनट दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास समय है, 4 मिनट बाद आप आऊंगा। उन्होंने और हमने एज ए टीचर हमने समय दिया कि हर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट का समय काफी है। लेकिन हाँ, शायद इन्होंने नहीं किया या इन्होंने नहीं किया, राइट? तब हम क्या करेंगे? तब इनको या तो ज्यादा समय देंगे या तो बोलेंगे कि बाद में आके करो आप। लेकिन पर्याप्त समय 2 मिनट ही है। अगर आप परीक्षा में बैठेंगे इस क्वेश्चन को लेके, आपको 2 मिनट का समय, आपको 2 मिनट के समय में आपको कर लेना चाहिए। दैट इज द मैसेज, राइट? और जब मैं किसी को काम करने के लिए दिया जाता है तो हमारे जो टेबल फैसिलिटेटर्स हैं, हम जाके देखते हैं कि वो कौन क्या कर रहा है। तो एज ए टीचर ऑल्सो आई हैव टू गो अराउंड। कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है जो हर बच्चा उसी तरह से कर पाए। वो फ्लेक्सिबिलिटी तो हमें टीचर को रखना ही पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी करनी ही पड़ेगी। पर एज एन इंस्ट्रक्शन, जैसे मैथ्स में होता है सर, एक सम को करने के लिए आपका समय है 30 सेकेंड्स। कोई ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है, पर हर बच्चे को मालूम है कि ये वाला सम करने के लिए आपको 30 सेकेंड का समय पर्याप्त है। यही बात है। और कुछ संशय? इंस्ट्रक्शन अपने ऐसे होने चाहिए कि ना कोई वो यूनिफॉर्म, जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन आते हैं तो वो पार्ट्स में आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसको पढ़ के ही समझ जाते हैं कि ऐसे ही ऐसा करना है। हाँ, तो आई थिंक वेद प्रकाश जी का कहना यह है कि अगर इंस्ट्रक्शंस ऐसे हो कि सारे बच्चे एक ही तरह से सब कुछ कर लें तो शायद वो बेटर होगा। हो सकता है वो बेटर है, लेकिन हर समय ऐसा हो, वो शायद हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी क्लास में, क्योंकि दैट इज व्हाट ऑल, हम सब यहाँ पे एक ही तरह के नहीं हैं। I mean, आप अगर केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, कोई ज्यादा समय लगेगा, कोई कम समय लगेगा, लेकिन 3 घंटे में सभी को खत्म करना, राइट? सो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सोचे और सुझाव देकर सुने और बनाए गतिविधि में क्लियर इंस्ट्रक्शंस के अलावा और क्या किया जा सकता था। चलिए इसको थोड़ा आगे चलते हैं। लेट्स राइट।
हाँ, मैंने चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग में फास्ट फॉरवर्ड कर लिया था। देखिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। स्पष्ट निर्देश दे और फिर प्रश्न पूछे और समझ में गैप्स को समझने या समायोजन करें और फिर स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लें। इंस्ट्रक्शन, राइट? लेकिन इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया वो पूछे। आई थिंक दैट्स व्हाट रितु एंड वसुंधरा वर डूइंग। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया लेकिन उन्होंने आके मुझे कहा कि भैया किसी को समझ में नहीं आया, तो दे वर डूइंग चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो आई थिंक चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन, राइट? और ये सारी बातें शायद आपसे भी ज्यादा आपके टीचरों को समझ में आना चाहिए और उनसे करवाना होगा, राइट? तो इसीलिए आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप टीचरों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग इज। कैन वी डू दिस चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेट अवे इन द लेसन प्लान दैट वी मेड? पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम करते हुए होते हैं। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग क्या है? वह प्रश्न जिसकी मदद से शिक्षक ये पता लगाता है कि विद्यार्थियों को निर्देशों या विषय वस्तु की कितनी समझ है। ठीक है? ये मौखिक या लिखित हो सकते हैं। इनका प्रयोग सुधारात्मक आकलन के लिए भी किया जा सकता है। सुधारात्मक आकलन मतलब इंग्लिश वर्ड इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, राइट? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी किया जा सकता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्तमान पाठ में बदलाव करने या आगे की योजना बनाने के लिए सक्षम बनाते हैं और वास्तविक समय में विद्यार्थी के समझ या मास्टरी का स्तर और प्रगति का डेटा देता है। शिक्षक की प्रभावशीलता पर रियल टाइम फीडबैक प्रदान करते हैं। अभी तो रियल टाइम फीडबैक मुझे ही मिला था। थैंक यू उपासना, सॉरी वसुंधरा एंड ऋतु। ठीक है, तो दिस इज चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर दैट अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन होंगे और उसके साथ अगर हम चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछेंगे जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि हर बच्चे का किसी भी टॉपिक पे आगे वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, राइट? स्ट्रेट। वीडियो भेज देंगे, थोड़ा सा गड़बड़ है वीडियो में, ऑडियो। किस तरह से चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग हो सकता है? शो ऑफ थम्स हमने इस्तेमाल किया है अभी, ओके? शो ऑफ थम्स, फन फिजिकल रिस्पॉन्स कार्ड, किसी भी तरह से हम बच्चों से पूछ के पता कर सकते हैं। या बाउंसर हो गया, राइट? Either it's thumbs up or it's a bouncer, right? Flash your answers. दिखाइए आपने क्या ड्रॉ किया। और एग्जिट स्लिप कि अगर आपके पास कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या किसी क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर हो सकता है, वो आपने दिया, बच्चे बाहर जाने से पहले वो करके जाएंगे। Anybody can respond to this? Wait time क्या है? समझने के लिए टाइम दो। अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर ना दे। उठेगा और मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। सबको ये मालूम है कि इस टेबल पे अगर कुछ प्रोग्राम हुआ, इस टेबल के ग्रुप मेंबर्स ने कुछ किया, तो अगली बार इनको नहीं तो इनको मिलेगा। तो हर क्लास में ये जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी है कि सबको मालूम है कि मुझे भी मौका मिलेगा और मेरे भी चांस आ सकती है। प्रतिक्रिया एक ही क्लास में सबसे नहीं लेंगे हम, बट देन इन रोटेशन सबके पास बारी आएगी, राइट? तो ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, ये जो एक सीक्वेंस है, प्रोसेस है, ये धीरे धीरे उसको लागू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस एक बार आपको सिर्फ अनाउंस करना है कि अगर आइसक्रीम स्टिक्स हमने इस्तेमाल किया, अगर इस बेंच में बच्चों को आज पूछा तो कल इनको पूछा जाएगा, तो हर बच्चा क्लास में इन्वॉल्व होगा। जो पारिक जी ने कहा कि मेरी बात तो सुन लो, तो हर बच्चे को यही मालूम होगा ना कि मेरी बात भी सुनी जाएगी। हर बच्चा क्लास में इन्वॉल्व होगा, राइट? तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस।
एंड पिछले सत्र में आपने एक पाठ योजना बनाई थी। उस लेसन प्लान में एक चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग का एक कॉलम था, उसमें आप उसी पाठ योजना के साथ 2-3 चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास आपको ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए होगा। 5 मिनट बाद हम चाय पे जाएंगे, उसके लिए आप वो इंक्लूड करके हम चाय के लिए जा सकते हैं। जापान ग्रुप प्रदूषण से संबंधित चेक के जो CFE प्रश्न है हम लोगों का, विद्यालय के आसपास कौन कौन से प्रदूषण होते हैं जी। आप अगर उपासना let them share quickly and then we can go for tea. ठीक है, चाय नहीं आई? ओके, ठीक है। हाँ जी, तो आपको क्या चाहिए? पहले सब तैयार हो तो जाए आपको सुनने के लिए। आधे तैयार हैं, आधे नहीं है। तैयार हैं तो कब से हमारा प्रश्न सुन लो। भाई हमारा प्रदूषण वाला प्रश्न है कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग वाला हम लोगों ने बनाया इसका कि ग्राम से निकलने वाली बसों में किस प्रकार के प्रदूषण होते हैं। अगर बच्चे में समझ होगी तो उसका जवाब देगा, और नहीं समझ होगी तो जवाब नहीं देगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों में टेंस के संबंधित जानकारी के लिए क्या उनको समझ में आया या नहीं, सिंपल टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रश्न है, डू यू कम डेली टू स्कूल? क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, बताइए। क्लास 9 का विज्ञान का संक्रामक रोग, इसके लिए CFU जो है जोड़ी बनाइए, रोग और उसके लक्षण। इसके लिए स्टूडेंट जोड़ी बनाएंगे और रोग और उसके रोकथाम के उपाय, इसकी जोड़ी बनाएंगे। और फिर रोकथाम क्या है। आ रहे हैं अभी, यहाँ पे आए। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश के लिए है। Yes, sir. After completing the lesson, टीचर स्टूडेंट से बोलेंगे, open page number 40 and do the exercise given below 4 and 5. Fourth है fill up the blanks. This is related to tense and match the table related to tense. चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग कि उनको समझ में आया कि नहीं आया, वो करके दिखाएंगे आपको। ओके, राइट, ओके। फिनलैंड क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन तो यह है कि जल चक्र में पानी की कौन कौन सी अवस्थाएं शामिल होती है, जल की कौन कौन सी अवस्थाएं जल चक्र में शामिल रहती है। दूसरा है कि भाप कैसे बनती है, इसको समझाएं या बताएं। यानी पानी से भाप का बनना समझाना है।
और ये बताना है कि जल चक्र में जल कौन कौन सी अवस्थाओं में होता है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये प्रश्न जो आप पूछेंगे पाठ के बीच में पूछेंगे, अंत में पूछेंगे? अंत में, बीच में। आप बीच में पूछेंगे, आप अंत में पूछेंगे? बीच में पूछ लेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं दुबे साहब? चलने वाली प्रोसेस है, कहीं भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको अगर पेस बना के रखना है तो फिर कहीं भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है? तो सिंगापुर, इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों से कि पानी की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उसके बाद में वो जब बता देते हैं बच्चे तो उनसे जल के स्रोतों के बारे में पता करेंगे कि जल के मुख्य स्रोत बताइए कौन कौन से। फिर उनसे अगला क्वेश्चन ये करेंगे कि इनमें जल आता कैसे है, बता देंगे बारिश से आता है। तो उनसे यही प्रोसेस पूछ लेंगे वर्षा होती कैसे बताइए, तो जल चक्र पे आ जाएंगे। सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। साउथ कोरिया, अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं हम। कोई क्विज भी रख सकते हैं या किसी पोस्टर में पॉइंट आउट करते हुए बच्चों से पूछ सकते हैं, या फिर हम कुछ शहरों के और कुछ गांव के उनको पोस्टर दिखा सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा आपको पॉल्यूटेड दिख रहा है और कौन सा कम। तो जहाँ व्हीकल्स ज़्यादा होंगे, बच्चे अगर बताते हैं ये ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। या वाटर रिसोर्सेज का भी कोई डायग्राम बता के उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा पॉल्यूटेड है और कौन सा नहीं। कोई तालाब गंदा दिखे या झील साफ दिखे, वैसे भी बता सकते हैं। इनके प्रश्न में आपको कुछ दिखा? थोड़ा सा अलग प्रश्न था इनका, क्या अलग था इनके प्रश्न में? हाँ जी मैम, क्वेश्चन सराउंडिंग हुआ था। देखिए चाय का वक्त हो रहा है, लेकिन चाय पे जाने से पहले एक बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चा इस प्रश्न से या इस पाठ से तभी जुड़ता है जब उसको लगता है कि इस प्रश्न का मैं उत्तर दे पाऊंगा। अगर आपने ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जो आपके पाठ में है, लेकिन आप उस पाठ से जुड़े हुए ऐसा कुछ प्रश्न पूछते हैं जो उनको शायद ना मालूम हो, तो वो फिर जुड़ेगा नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि इन दोनों चित्रों को देख के आप अंतर बताइए। सो जो दिख रहा है बच्चों को कुछ ना कुछ तो बात करने का, बोलने का मौका मिल ही जाएगा, राइट? सो इसीलिए हम उनकी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग के चेक करने के अलावा भी हर बच्चा आंसर दे पाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर बच्चे की आवाज सुननी है आप, राइट? सो टीचर आमतौर से ये चेक करने की कोशिश करता है कि किसको नहीं आता है ना? अच्छा, इसको तो नहीं आता, अब इसको पकड़ लेता है। मुझे मालूम है इनको नहीं आता है, इसको पकड़ लेता है, राइट? सो उल्टा है, मैं बल्कि उन्हीं से पूछूंगा जिनको आता है और उसका ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, पारिक जी की बात कर रहा हूं। पारिक जी ने मुझे यही बताया ना कि बोलने का मौका तो दो, कॉन्फिडेंस तो बढ़ाओ, है ना? कॉन्फिडेंस से ही बच्चा खुद कर लेगा जो भी कुछ करना है उसको। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग।